हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऋग्वेद कालीन जो है राजनीति के बारे में उनमें कौन कौन सी संस्थाएं थी। लेकिन आज के जो है क्लास में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था, क्योंकि ऋग्वेद काल की जो अर्थव्यवस्था का जो है ये आधार क्या है, इसका आधार जो है उस क्या है हमारा। सबसे पहले हम आधार देखते हैं इसका, पशुपालन और युद्ध। क्या है? पशुपालन और युद्ध। पशुपालन और युद्ध ऋग्वेद काल का ये सबसे पहले ये पशुपालन और युद्ध ही जो आधार है अर्थव्यवस्था का। दूसरा है कृषि। क्या है? दूसरा जो है आधार क्या है? कृषि। और तीसरा है ये हमारा सीमित व्यापार। यही हमारा जो है ऋग्वेद काल का जो अर्थव्यवस्था का आधार, यही हमारा पशुपालन और युद्ध, कृषि और सीमित व्यापार है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रारंभ में केवल पशुपालन से ही जो है जीवन निर्वाह होता था, क्योंकि ऋग्वेद में जो है अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? निर्वाही कहा जाता है। यानी निर्वाही अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब जितने भी थे ऋग्वेद काल के सब पशुपालन का ही जो है, यानी पशुपालन से ही जो है जीवन निर्वाह होता था। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को यानी निर्वाही अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यानी निर्वाही अर्थव्यवस्था कहा जाता है इसका। इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं पशुपालन। ये पशुपालन जितने भी थे, यानी इसमें गाय, घोड़ा, ऊंट, जितने भी है, गधा, बैल, बकरी, भेड़ इत्यादि सभी थे, यानी हमारा था। लेकिन इसमें यानी गाय, घोड़ा, बकरी, भेड़ इत्यादि सभी थे। लेकिन इसमें एक बहुत ही नोट करने वाली बात है कि इसमें जो है कहीं बाघ का, यानी पूछा जाता है, इससे डीप का क्वेश्चन है, बाघ का कहीं उल्लेख नहीं है। बाघ का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें सी भी है, लेकिन यह बाघ का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है यहाँ। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले पशुपालन में गाय के बारे में हम देखते हैं कि गाय क्या है। ये सबसे बड़ा प्रमुख जो है पशु था, यानी प्रमुखतम पशु था हमारा, कौन? गाय था। हम गाय की बात देखते हैं कि इसकी ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख है, यानी ऋग्वेद में 176 बार जो है इसका उल्लेख किया गया है, यानी गाय का। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है गाय ही मुद्रा का ज्ञान थी। क्या थी? गाय ही मुद्रा था, उसी का ज्ञान था। यानी मुद्रा का विनिमय प्रणाली जो है जितने भी था गाय के माध्यम से ही होता था, और गाय ही जो है अत्यधिक जिसके पास होता था वह धनी सही हुआ करता था। इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था ये, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में ये गाय ही मुद्रा के रूप में थी। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में गाय ही मुद्रा थी, गाय ही मुद्रा के रूप में थी। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो है दंड भी जो है गाय के रूप में दिया जाता था, क्योंकि दंड के रूप में गाय ही दी जाती थी। यानी किसी को भी दंडित करना हो और दंड से बचने के लिए जो है, यानी दंड से बचने के लिए जो है गाय को ही दे दी जाती थी। यानी गाय भी जो है दंड के भी जो है गाय के रूप में दिया जाता था। यहाँ हम देखते हैं कि गाय को इस समय हम देखते हैं गाय का सबसे बड़ा जो है गाय की चोरी हम सबसे देखते हैं कि गाय की चोरी जो है ये युद्ध का कारण बनता था। यहाँ युद्ध का कारण बनता था, क्योंकि आर्यों के पास जो है गाय हुआ करती थी। अनार्यों जो है में जिसको पिछले क्लास में बताए थे, पन्नी, वो क्या करते थे? गाय को चोरी कर लेते थे। ये गाय का यही युद्ध का कारण भी बनता था। इसमें पन्नी क्या करते थे? गाय की चोरी कर लेते थे। यानी पन्नी जो थे, पन्नी वर्ग में पन्नी जो है गाय की चोरी कर लेते थे। यहाँ हम देखते हैं कि जो है
गाय के रूप में जो है यहाँ हम देखते हैं सभा, यहाँ एक और देखते हैं कि अभी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि गाय जो है सभा में चर्चा की गई है। गाय को जो है, गाय को सभा में चर्चा की गई है, यानी गाय महत्वपूर्ण थी। तो इस तरह से हमारा गाय के बारे में देखें तो गाय की जो चोरी जो हुआ करता था वह भी जो है पनियों के द्वारा जो है चोरी कर ली जाती थी। और इसमें एक और बात है कि इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है गाय को ही जो है आकलन किया जाता था। तो गाय के माध्यम से ही जो है ये सब सारे जो है उस समय अर्थव्यवस्था का प्रमुख पशुपालन के रूप में गाय महत्वपूर्ण था। इसी तरह हम और भी देखते हैं घोड़ा का, क्या है घोड़ा का क्या महत्व था, क्योंकि घोड़ा को हम देखते हैं ये घोड़ा जो है 250 बार उल्लेख है, कहाँ ऋग्वेद में कितने 250 बार जो है उल्लेख है इसका घोड़ा। इसी तरह हम देखते हैं कि भारत में घोड़े के आर्यों के साथ आए थे, क्या थे भारत जो है आर्य क्या थे, आर्य भारत घोड़े के साथ आए थे, घोड़े के साथ आए थे। इसका हम देखते हैं कि यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर तलवार और ये हमारा जो है विभिन्न प्रकार के जो है अस्त्र शस्त्र जो थे, तलवार अपना रकाब है, घोड़े के जितने भी है साजो सम्मान के साथ जो है हमारा भारत आए थे। और इस समय हम देखते हैं कि इस समय जो है बहुत ही मनोरंजन के साधन भी हुआ करता है, यानी रथ दौड़, घुड़दौड़ ये हुआ करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि घुड़दौड़ और रथ दौड़ जो है ये हुआ करता था इस समय। और ये जो है भारत जैसे आए तो घोड़े, रथ दौड़, घुड़दौड़ ये ऋग्वेद काल के समय में एक मनोरंजन का भी साधन था और एक युद्ध के रूप में भी था। ये हमारा आर्यों का प्रिय मनोरंजन था। क्या था ये घुड़दौड़, क्या था आर्यों का जो है, आर्यों का प्रिय मनोरंजन था, यानी मनोरंजन था, ये सबसे प्रिय जो है मनोरंजन था। और इसमें हम देखते हैं कि जिस तरह से जो ऋग्वेद काल में जो है संस्थाएं जो थी विदत में ये घोड़े की चर्चा की गई है, यानी विदत में घोड़े की चर्चा की गई है, क्योंकि ये विदत में इंद्र को विदत का शक्ति कहा गया है और उस समय घोड़े की चर्चा की गई है। इसमें यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक घोड़ा है, इसका नाम है ददरिका। तो ये हम एक और देखते हैं, ददरिका को दिव्य घोड़ा बोला जाता था। क्या है दिव्य घोड़ा, ददरिका को इस ऋग्वेद काल में एक महत्वपूर्ण घोड़ा हुआ करते थे, दिव्य घोड़ा, जिसको ददरिका के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कुत्ता भी हमारा पालन था, क्योंकि सबसे पहली बार हमको नजर जो है जहां तक देखते हैं कि ऋग्वेद काल में ही जो है कुत्ता जो है पशुपालन के रूप में था। और ये कुत्ते जो है आर्यों के पास कुत्ते हुआ करता था। कुत्ते को जो है यानी चोर को भगाने वाला कहा गया है, क्योंकि सेन यानी इसको क्या कहा गया है, कुत्ता को सेन कहा गया है, यानी कहने मतलब कि चोर को भगाने वाला, चोर को यानी भगाने वाला। ये क्यों, आखिर क्यों, क्योंकि पन्नी जो क्या करते थे कि घोड़े को, गाय को जब चुराते थे आर्यों के यहाँ, जिस समय घोड़े बंधे रहते थे तो वो चुरा कर ले जाते थे। इसी समय जो है शायद जो है कुत्ता का पालन का प्रारंभ जो है यहीं से ऋग्वेद काल से ही प्रारंभ हुई, जो कुत्ते का जो सिलसिला जो चला पशुपालन के रूप में, जो आज भी हमारा वर्तमान समय में भी जो है आज जो है ये प्रचलित है। कुत्ते पशुओं को ढूंढने में भी मदद करते थे। इस समय क्या करते थे, यानी कुत्ते जो है पशुओं को ढूंढने में मदद करते थे। आज भी हमारा कुत्ता जो है इतनी वफादार है, जो आज भी जो है हमारे लोगों को भी, यानी हमारा देखते हैं कि कुत्ता का सबसे पहले हमारा जो है ये आज का परिवेश में देखा जाए, आज हमारे जो है राजनीतिक संस्थाओं में देखते हैं राजनीतिक रूप में इसका उपयोग किया जाता है कुत्ता का, क्योंकि इस समय ऋग्वेद काल में हम देखते हैं कि जो है
कुत्ते को पाला जाता था, और जिस तरह से अभी हम कुत्ते घरों में रखते हैं उसी तरह कुत्ते भी जो है उस समय ऋग्वेद काल में भी हुआ करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं कृषि। कृषि क्या है? कृषि भी हम देखते हैं कि कृषि, तो ये कृषि क्या है? ये कृषि में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि प्रारंभिक वर्षों में जो है आर्य लोग क्या थे? अय्यावर थे। क्योंकि अय्यावर थे, वो लोग जहां तहां घूमते रहते थे, कृषि कार्य नहीं करते थे ये लोग। लेकिन ऋग्वेद काल के प्राचीन अंशों में हम देखते हैं कृषि को जो है अनार्यों को वृत्ति कहा गया है। इससे बाद में हम देखते हैं कि आर्यों ने जो है स्वयं कृषि कार्य करना प्रारंभ किया था। शुरू तो आए नहीं, लेकिन बाद में कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और ऋग्वेद काल के अंत में ही हम देखते हैं यह व्यवस्थित रूप से जो है कृषि कार्य आर्यों ने प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि कृषि का हम देखते हैं ऋग्वेद काल में जो है 10,552 जिस तरह से मंत्र है, उन मंत्रों में से 24 मंत्रों में कृषि संबंधी का उल्लेख मिलता है हमारा। इस तरह से कृषि का उल्लेख मिलता है। तो हम देखते हैं कि इसमें कृषि का जो है उल्लेख जो है तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये क्या थे। ये हमारा जो है आर्य क्या थे? आर्य यायावर थे। यायावर थे जो कृषि कार्य नहीं करते थे, यानी ये कृषि कार्य शुरू आए थे, कृषि कार्य नहीं करते थे। लेकिन बाद में कृषि कार्य शुरू किए। और ऋग्वेद काल के अंत में, यानी हम देखते हैं कि इस समय जो है ऋग्वेद काल के अंत में जो है व्यवस्थित, ऋग्वेद काल के अंत में व्यवस्थित रूप से खेती, व्यवस्थित रूप से कृषि कार्य करने लगे, यानी कृषि कार्य करने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ हम एक और देखते हैं कि ऋग्वेद में कुछ प्राचीन अंश में कृषि को, अनार्यों को क्या कहा गया? कृषि को, अनार्यों को वृत्ति कहा गया है। तो इसमें हम देखते हैं, एक और हम देखते हैं कि ये जो है 10,000 मंत्रों में, यानी 10,552 या लगभग 10,600 मंत्रों में जो है 24 मंत्रों का जो है 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख है। क्या है? कृषि का उल्लेख किया गया है। इसमें कृषि का जो है उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से देखते हैं। अगला हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कि खेती के लिए जो है यव की जानकारी मिलती है, यानी यव की जानकारी मिलती है। यव की जानकारी मिलती है, यानी कहने के तात्पर्य यव का मतलब योग जो है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो है, लेकिन ये सभी खदानों में से देखते संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता था। ये जो और के साथ क्या था? गेहूं था। गेहूं प्रमुख रूप से जो है ये था। इसके बाद हम देखते हैं दलहन था, ये दलहन था। तो ये सब जो है इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर चावल का कोई उल्लेख नहीं है। चावल का कोई उल्लेख नहीं है। ये याद रखेंगे कि चावल का कहीं भी जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और साथ ही साथ गन्ना का भी, यानी गन्ना का कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं है। यानी इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि गन्ना का जो हम लोग जानते हैं कि अथर्ववेद में हुआ है, अथर्ववेद में जो उल्लेख है ये गन्ना का, लेकिन चावल का उल्लेख इसमें भी यहाँ नहीं है। इस तरह से हम देखें कृषि के बारे में, और हम देखते हैं कृषि के बारे में, इसकी भूमि के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि का जो है ऋग्वेद में 3 प्रकार की भूमि की जानकारी मिलती है। कितनी मिलती है? यानी ऋग्वेद में 3 प्रकार की भूमि की जानकारी मिलती है। यानी 3 प्रकार की भूमि की जानकारी, यानी उल्लेख जानकारी मिलती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा भूमि था। या पहला हम देखते हैं कि क्षेत्र। पहला क्या था? क्षेत्र। कहने का तात्पर्य क्या था कि क्षेत्र यानी कृष्ण भूमि, यानी इसको कृष्ण भूमि बोलते भी हैं, जिस पर
जिस पर खेती हो रहा हो, जिस पर खेती हो रहा हो, वो क्षेत्र हो गया। इसी तरह उर्वर भूमि, क्या है उर्वर भूमि, उर्वर भूमि, उर्वर भूमि मतलब उपजाऊ भूमि, यानी उपजाऊ भूमि, इसका मतलब ये हुआ। तीसरा हम देखते हैं इसमें कि खिल्ली, यानी खिल्ली भूमि, खिल्ली किसको बोलते हैं, यानी दो खेतों के बीच में, दो खेतों के बीच की भूमि को ही कहते हैं हम खिल्ली कहते हैं। इस तरह से ऋग्वेद में कृषि में हल का प्रयोग का होता था। हालांकि जो है हल का जो है पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में हल के लिए प्रयोग किया गया क्या, यानी ऋग्वेद में हल के लिए प्रयोग, हल के लिए जो है प्रयोग किया गया है। यानी क्या किया गया है, ये जो प्रयोग किया गया है कौन कौन से है, ये सबसे पहले है यहाँ पर जो है युग, यानी पहला है युग, दूसरा है लांगल और तीसरा है सिरा, ये तीन जो है प्रयोग किया गया है। इस तरह से देखते खेतों को क्यारी के लिए भी शब्द आया है, यानी इसमें खेतों के लिए क्यारी शब्द का आया है, क्यारी के लिए, यानी खेतों की क्यारी के लिए शब्द, खेतों के क्यारी शब्द के लिए यानी क्यारी जो होता है खेत में, उसके लिए हम देखते हैं किसका भी आया है, क्या है सीता, सीता और दूसरा योनि, ये क्यारी के लिए उपयोग करने के लिए आया है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंचाई कैसी होती थी उस समय, जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों से होती थी, यानी आज भी जिस तरह से वैसे ही जो है होती थी। यानी जो है सिंचाई कैसे होती थी, यानी सिंचाई जो है हमारा या कृत्रिम भी होती थी और प्राकृतिक भी, यानी दोनों तरह से जो है ये सिंचाई का साधन थी। खाद की जानकारी थी, यानी इसमें जो है हम देखते हैं खाद की जानकारी, यानी खाद की जानकारी, खाद की जानकारी थी। खाद को क्या बोलते हैं हम लोग उस समय बोलते थे, यानी करिस, करिस, करिस बोलते थे, यानी करिस को या सकीन भी बोलते हैं इसको, खाद को। ये क्या थे, गोबर के खाद, ये गोबर से बना होता था, गोबर का, यानी गोबर को ही जो है खाद होता था, जिसको करिस या सकीन के नाम से ऋग्वेद काल में जाना जाता है। ऋग्वेद काल में और हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में यानी 5 ऋतुओं का ज्ञान था, यानी 5 ऋतुओं का जो है उल्लेख आया है, 5 ऋतुओं का जो है उल्लेख आया है। और इसमें 5 ऋतु का उल्लेख आया, इसका मतलब है कि जो है आर्यों का जो है मौसम का ज्ञान था। अतः क्या था, अतः मौसम का, कौन सा मौसम क्या था, अतः मौसम का ज्ञान था। जब ऋतु का ज्ञान था तो स्वाभाविक सी बात है कि मौसम का ज्ञान था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में ऐसी थी। हम यहाँ एक और देखते हैं किनास, किनास किसको बोलते थे, किनास जो है किसान को बोलते थे, ये ध्यान रखेंगे, किनास का मतलब किसान को बोलते थे। इसमें हल के लिए प्रयोग किया गया है, यानी हल में जो है प्रयोग किया गया है, यानी 2, 4, 6, 12, मतलब इस तरह से जो है जोड़ करके जो प्रयोग किया जाता था, यानी बैलों को जो है जोते जाने का उल्लेख मिलता है। इसमें एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि एक बलि है, बलि जो है ऋग्वेद काल में आया है। तो ऋग्वेद काल में हम जो बलि देखते हैं वह क्या है कि बलि जो है वह कृषि कार्य नहीं था, एक बलि आया है। ये बलि क्या था, ये कृषि कार्य, यानी ये कृषि कार्य नहीं था, बल्कि ये क्या था, इस समय जो है स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। इस समय ऋग्वेद काल में बलि कृषि कार्य नहीं था, बल्कि स्वेच्छा से दिया जाने वाला, यानी दिया जाने वाला क्या था, दिया जाने वाला एक उपहार था जो गोप को दिया जाता था। उपहार था ये बलि क्या था, उपहार दिया जाता था। लेकिन आर्य विशेष जो है अवसरों पर गोप को क्या करते थे, जो है ये हमारे उपहार देते थे गोप को। तो आज जितने भी लोग थे उस लगभग जो है राजा को जो थे उसको उपहार के रूप में देते थे। लेकिन पराजित लोगों से कहा जाता है कि पराजित लोगों से समझौता माना जाता है, या कर जो है या बलि देना स्वाभाविक कर दिया था, यानी अनिवार्य कर दिया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वैदिक काल में ये जितने भी थे ये अनिवार्य हो गया, यानी उत्तर वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य
हो गया, यानी इस समय एक टैक्स के रूप में हो गया, यानी टैक्स देने की प्रक्रिया में ये हमारा उत्तर वैदिक काल में पहुंच गया, ये हमारा बलि। तो ये बलि महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ जो है शिल्पों के बारे में, कुछ शिल्पों की जानकारी के बारे में, क्योंकि शिल्प के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिल्प, ऋग्वेद में कई शिल्पों की जानकारी मिलती है, यानी शिल्पों की, शिल्प मतलब बहुत सारे शिल्पों की जानकारी मिलती है। जैसे वस्त्र निर्माण, क्या है वस्त्र निर्माण, वस्त्र निर्माण इसको क्या बोलते थे, इसको वासो आय या तंतु आय, वासो आय या तंतु आय, ये इस तरह से देखते हैं। कढ़ाईदार, कढ़ाईदार जो कढ़ाई करने वाले होते थे, कढ़ाईदार इसको बोलते हैं पेशस्कर, यानी पेशस्कर बोला जाता था। इसी तरह जो है हमारा इस समय नाई, नाई को नापता क्या बोलते हैं, नाई, नाई को क्या बोलते हैं, नापता बोला जाता था। और एक और हम देखते हैं कुलाल, कुलाल जो है, कुलाल जो है आज हम लोग कुम्हार को कैसे हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार थे। इसके बाद और भी है, यानी भीषज, भीषज जो है चिकित्सक जो होते हैं, यानी भीषज यानी चिकित्सक, जो डॉक्टर होते हैं चिकित्सक। तो इस तरह से चिकित्सक को भीषज जो है ये समय कहा जाता था। इसके बाद अयस्कर, क्या बोलते हैं अयस्कर, अयस्कर यानी धातुकार, है ना धातुकार। तो धातु जो बनाते हैं उसको अयस्कर बनाते हैं। उसके बाद एक है चर्मन, यानी चमार, जो चमड़े का काम करते हैं। उसी तरह जो है तक्षण, क्या है तक्षा या तक्षण, ये क्या थे बढ़ई, जो बढ़ई के काम करते हैं, जो शिल्पों को जो बनाते हैं। क्योंकि ऋग्वेद काल में ये तक्षा और तक्षण का जो है, बढ़ई का जो है इतनी सम्मानित था कि बहुत ही इनको सम्मानित के नजर से देखा जाता था, तक्षा या तक्षण को, जो बढ़ई जो बनाते थे। विभिन्न प्रकार के जितने भी रथ या जितने भी सब बनाते थे तब तक्षण ही बनाते थे। एक और हम बताते हैं कि इसमें जो है जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं कि सबसे पहले जो है इस समय जो है शिल्प क्या था, वंशानुगत नहीं था। ये क्या था शिल्प, जो क्या था शिल्प वंशानुगत, वंशानुगत नहीं था। क्योंकि ये ऋग्वेद काल है, ये उत्तर वैदिक काल नहीं है हमारा। क्योंकि शुरुआत में जितने भी थे सब कर्म पर आधारित था, ये हमारा व्यवस्था से लेकर हर चीज था हमारा जो है। लेकिन शिल्प क्या था, ये शिल्प भी वंशानुगत नहीं था। ये तक्षा क्या था, तक्षा या तक्षण क्या था, तक्षा या तक्षण क्या था, ये सम्मानित था। इसको समाज में बहुत ही सम्मानित नजर से देखा जाता था, यानी सम्मानित शिल्प था, है ना शिल्प था। इसके बाद हम देखते हैं इसका एक रथकार सर्वाधिक सम्मानित शिल्प था, क्योंकि ये रथकार था, क्योंकि ये रथकार था, ये रथ बनाने वाला हुआ करता था, इसलिए ये बहुत ही सम्मानित की नजर से देखा जाता था। इसी तरह हम देखते हैं एक जो है भीषज के बारे में, भीषज यानी चिकित्सा के बारे में, यानी चिकित्सा के बारे में हम देखते हैं कि क्या कहा जाता था, भीषज कहा जाता था, यानी भीषज, भीषज को क्या कहा था, चिकित्सक, चिकित्सक। तो ये हमारा चिकित्सक था। तो ये चिकित्सक क्या है, ऋग्वेद में चिकित्सा शास्त्र की जानकारी मिलती है। क्या है ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद में चिकित्सक की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। और हम यहाँ देखते हैं कि जानकारी मिलती है। दूसरी हम देखते हैं शल्य क्रिया से ज्ञात थी, यानी शल्य, यानी शल्य क्रिया ज्ञात थी। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन करना, शल्य मतलब ऑपरेशन करना है। तो इस तरह से ऑपरेशन करने की जो क्रिया थी उस समय ऋग्वेद में इन लोगों को ज्ञान थी। कहा जाता है कि देव समाज में, यानी देव समाज में जो है अश्विनी भाई कुशल एक क्या थे, चिकित्सक भी माने जाते हैं। तो इस तरह से हम विशेष के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किए। हम जो सोना को हिरण्य के नाम से जाना जाता है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है मिलान चिन्ह में, यानी सोना को हिरण्य बोला जाता है। और इसी तरह जो है रांगा, रांगा ऋषु को, ऋषु यानी हम जो बताते हैं ऋषु बताते हैं, सिर को हल भी बताते हैं। और एक और है हमारा करम, क्या है करम,
ये जो कर्म है वो मतलब सत्तू को दही में मिलाकर, यानी सत्तू को दही में मिलाकर कर्म में बोला जाता है, कर्म बोला जाता है। ये मिलान चिन्ह में पूछा जाता है, ये ध्यान में थोड़ा रख लेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि ऋग्वेद कालीन की जो है अर्थव्यवस्था, अगले वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद कालीन जो है सामाजिक स्थिति, क्योंकि समाज की स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इसके बाद जितने भी उस समय जो समाज में कैसे लोग थे, इसके बारे में हम जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।